सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं एक नए तेवर और नए क्लेवर के साथ नया सवेरा के एक और खास अंक को लेकर। मैं हूं कृतिका और मेरे साथ है मेरी सहयोगी शैला। बिल्कुल कृतिका, थैंक यू। अगले एक घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें और साथ ही साथ होगी फिल्म, साहित्य, संगीत और जीवन के संघर्षों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण कहानियां। बात नजर डालेंगे कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर। प्रधानमंत्री को आज सम्मान से सम्मानित किया जाएगा, इस पर भी होगी बातचीत। लेकिन शुरुआत करेंगे टॉप स्टोरीज यानी हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पुणे में मेट्रो को दिखाएंगे हरी झंडी। नगर विकास और आवास की विभिन्न विकास परियोजनाओं का भी करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित होंगे पीएम मोदी। लोकसभा में आज दिल्ली अध्यादेश संशोधन विधेयक होगा पेश। विरोध कर रही आम आदमी पार्टी के लिए आर पार तो विपक्षी गठबंधन INDIA की होगी पहली परीक्षा। भारी हंगामे के कारण कल सदन के पटल पर नहीं रखा जा सका था बिल। महाराष्ट्र के ठाणे में बड़ा हादसा। शाहपुर के पास गर्डर लॉन्चिंग मशीन गिरने से 16 लोगों की मौत, 3 लोग जख्मी। मलबे में अब भी कुछ लोगों के दबे होने की आशंका। गुजरात के गांधीनगर में आज G20 सशक्तिकरण शिखर सम्मेलन का होगा आगाज। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी करेंगी उद्घाटन। महिलाओं के नेतृत्व में विकास सुनिश्चित करने पर होगा मंथन। पृथ्वी की परिक्रमा कर चांद की तरफ चला चंद्रयान 3। इसरो ने ट्रांसलूनर की कक्षा में स्थापित होने की दी जानकारी। चंद्रमा की कक्षा बस 6 दिन दूर। राजस्थान में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर भाजपा का विरोध प्रदर्शन। आज जयपुर में नहीं सहेगा राजस्थान, अभियान के तहत करेगी सचिवालय का घेराव। हरियाणा मेवात क्षेत्र में धार्मिक यात्रा को लेकर हुई हिंसा के बाद नूंह में इंटरनेट सर्विस सस्पेंड। गुरुग्राम और फरीदाबाद में आज स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर सहित सभी शैक्षणिक संस्थान बंद। भारत वेस्ट इंडीज के बीच आज खेला जाएगा वनडे सीरीज का फाइनल मुकाबला। 1-1 की बराबरी पर चल रही दोनों टीमों की सीरीज पर कब्जा करने की होगी कोशिश। और चलिए नया सवेरा में अब सबसे पहले देखते हैं देश भर से कुछ खास और अहम खबरें और बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक दिन के पुणे दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री मेट्रो ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे और विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये पुरस्कार पाने वाले 41वें व्यक्ति होंगे। प्रधानमंत्री मंगलवार दोपहर पुणे में मेट्रो के पहले चरण के 2 गलियारों के पूर्ण हो चुके खंडों पर सेवाओं के उद्घाटन के अवसर पर मेट्रो ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। ये खंड फुगेवाड़ी स्टेशन से सिविल कोर्ट स्टेशन और गरवारे कॉलेज स्टेशन से रूवी हॉल क्लिनिक स्टेशन तक हैं। प्रधानमंत्री ने 2016 में इन परियोजनाओं की आधारशिला रखी थी। नए खंड पुणे शहर के महत्वपूर्ण स्थानों जैसे शिवाजी नगर, सिविल कोर्ट, पुणे नगर निगम कार्यालय, पुणे RTO और पुणे रेलवे स्टेशन को जोड़ेंगे। अभी जो सेक्शन ओपन होने वाला है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी कल कर रहे हैं, उसमें 2 सेक्शन है। एक तो रूबी हॉल से गरवारे है और दूसरा जो है फुगेवाड़ी से सिविल कोर्ट है। इन दोनों की कंबाइंड लंबाई जो है लगभग 12 किलोमीटर है। मेट्रो ट्रेन की सुविधा मिल जाने से पुणे निवासी बहुत खुश नजर आ रहे हैं। पर मेट्रो बहुत अच्छा है, सबसे बढ़िया भी दिखता है और बहुत अच्छा भी है और नो प्रॉब्लम है। इंसान जल्दी भी जाएगा जो रूट पे जाने का है। अच्छे हो गए एकदम मस्त, एकदम नहीं क्या अच्छा लग रहा। थोड़ा पर पुणे में, अपने पुणे में कैसा पहले नहीं था ना,
तो अभी अच्छा लग रहा है, एकदम मस्त। पीएम मोदी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित मकानों का शिलान्यास करेंगे और उन्हें उनके लाभार्थियों को भी सुपुर्द करेंगे। प्रधानमंत्री पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम के तहत अवशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। लगभग 300 करोड़ की लागत से विकसित ये बिजली का उत्पादन करने के लिए सालाना लगभग 2.5 लाख मीट्रिक टन अवशिष्ट का उपयोग करेगा। इस दौरान प्रधानमंत्री पुणे सिटी पुलिस मुख्यालय में पुणे वासियों को संबोधित भी करेंगे। 6000 लोगों को प्रधानमंत्री आवास से घर दिए जा रहे हैं, तो उनके चाबी का प्रदान या उनके अलॉटमेंट लेटर उनको देना, ऐसा एक कार्यक्रम है। फिर पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका ने वेस्ट से एनर्जी का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाया। अब देश में ऐसे ऐसे वेस्ट, चाहे वो गीला वेस्ट हो या सूखा वेस्ट हो, ये ऐसे ऐसी प्रॉपर्टी बनेगी। पुणे वासियों के लिए निश्चित तौर से एक गौरवान्वित पल होगा जब उनको ये मेट्रो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा सौंपी जाएगी। निश्चित तौर से ये जो कहानी है विकास की और आगे जाएगी और देश को, जो चुनिंदा देश की जो ताकतवर अर्थव्यवस्थाएं हैं पूरी दुनिया की, उसमें भारत को शामिल करने में मददगार साबित होगी। अपनी यात्रा की शुरुआत प्रधानमंत्री पुणे के प्रसिद्ध दगड़ूशेठ हलवाई गणपति मंदिर में पूजा अर्चना के बाद करेंगे। महाराष्ट्रियन जो ढोल ताशा पथक है, उससे उनका स्वागत किया जाएगा। उसके बाद साहब अंदर आएंगे, साहब से हाथ से दगड़ूशेठ गणपति का अभिषेक किया जाएगा। उसके बाद उनकी आरती की जाएंगी, उसके बाद उनका सत्कार होगा। प्रधानमंत्री को पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। लोकमान्य तिलक की विरासत का सम्मान करने के लिए 1983 में तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट द्वारा इस पुरस्कार का गठन किया गया था। प्रधानमंत्री इस पुरस्कार के 41वें प्राप्तकर्ता होंगे। इससे पहले ये पुरस्कार डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, प्रणब मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, NR नारायण मूर्ति, डॉक्टर ई श्रीधरन जैसे विख्यात व्यक्तियों को प्रदान किया जा चुका है। यह पुरस्कार उन लोगों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने राष्ट्र की प्रगति और विकास के लिए काम किया है और जिनके योगदान को केवल उल्लेखनीय और असाधारण रूप में देखा जा सकता है। यह प्रत्येक वर्ष 1 अगस्त को लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि पर प्रदान किया जाता है। पुणे से योगेश शीतल और ऋषि कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीटी न्यूज। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता जुड़ गए हैं। पुणे के सिटी सेंटर से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता ऋषि कुमार और दगड़ूशेठ मंदिर से जुड़ रहे हैं योगेश शीतल। आप दोनों को ही सुप्रभात। और सबसे पहले ऋषि, मैं आपके पास आना चाहूंगी। पुणे वासियों के लिए कह सकते हैं आज का दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई महत्वपूर्ण सौगात पुणे वासियों को मिलने जा रही हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बेहद महत्वपूर्ण सम्मान से भी सम्मानित किया जाएगा। तो पुणे के इतिहास में हम आज एक ऐतिहासिक दिन कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से हमने देखा है कि पुणे की एक संस्कृति रही है और पुणे का जो पूरा का पूरा यहाँ का एक वातावरण रहता है कि यहाँ के लोग बहुत शांतिप्रिय हैं और एक दूसरे की मदद करने वाले होते हैं। तो ऐसे शहर में जब सुविधाओं का विस्तार होता है तो निश्चित तौर से उन लोगों को इस बात का बल मिलता है कि जिस संस्कृति को उन्होंने अपने शहर में विकसित किया है, आज उसको और एक बड़ा समर्थन मिलने जा रहा है। जिसे कि आपने जिक्र किया और हम सब जानते हैं कि आज तिलक पुरस्कार से प्रधानमंत्री को सम्मानित किया जाना है। इस पुरस्कार की अपने आप में एक महत्ता है इस बात से कि अब तक जिन लोगों को ये पुरस्कार मिले हैं वो एक लंबी सूची बताती है कि किस तरीके से इस संस्थान ने देश के उन लोगों को सम्मानित किया है जिन्होंने देश के विकास में, देश को गौरवान्वित करने में जो अपनी भूमिका निभाई है, उसको उन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया है और उनको सम्मानित किया है। दूसरी बात, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री जो तमाम सौगातें देने वाले हैं, ख़ास तौर से जो मेट्रो की यहाँ पर एक बड़ी ज़रूरत महसूस की जा रही थी और हम जानते हैं कि इसका शिलान्यास भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही किया था और उसके बाद आज जब इस सेवा को वो सौंपने जा रहे हैं यहाँ के लोगों के लिए, तो एक कौतूहल है, एक उत्साह है लोगों में कि अब पुणे में भी जो मेट्रो है वो चलेगी। तो ये जो पूरी की पूरी कहानी है और साथ ही साथ जिस तरीके से लोगों को घर मिलने जा रहे हैं, उनकी घरों की चाबी उन्हें दी जाएगी और जो अपशिष्ट से उत्पन्न जो ऊर्जा का जो नई तकनीकी यहाँ पर विकसित करके जो एक तरीका ईजाद किया गया है पिंपरी चिंचवाड़ा जो नगर निगम के द्वारा, वो बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि जो वेस्ट की जो समस्या है, अगर उसका समाधान इतने बड़े
सॉल्यूशन के रूप में मिल जाए कि हमें पावर जनरेशन में उसकी महत्ता या उसकी ज़रूरत या उसकी सफलता दिखाई दे, तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती किसी भी शहर के विकास के लिए। तो हम कह सकते हैं कि पुणे के लिए एक गौरवान्वित करने वाला पल और सुविधाओं का विस्तार जो उन्हें मिलने जा रहा है, उनके लिए खुशी का पल। जी बिल्कुल, खुशी का पल तो है ही, और इस पल का हम सभी को भी बेसब्री से इंतजार है। ऋषि, आपके पास वापस आएंगे। हमारे साथ में योगेश, हमारे संवाददाता भी लगातार बने हुए हैं। योगेश, आप इस वक्त उस मंदिर पर मौजूद हैं जहां पर प्रधानमंत्री पूजा अर्चना करते हुए आज नजर आएंगे। हम आपसे जानना चाहेंगे और वहां की तस्वीरों को एक बार हमारे दर्शकों को दिखाइए कि कितनी तैयारियां हैं प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर, और वहां पर जो पुजारी हैं वो कितने उत्साहित हैं। बिल्कुल, इस वक्त हम डब्ल्यू सेठ हलवाई गणपति के परिसर में हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि गणपति विराजमान है यहाँ पर, और जो पूरा कार्यक्रम है करीब 11 बजे जो है प्रधानमंत्री का यहाँ पर आगमन होगा। पहले प्रधानमंत्री होंगे देश के जो कि यहाँ पे आएंगे। इससे पहले 3 बड़े नेता आ चुके हैं जो कि यहाँ आने के बाद प्रधानमंत्री बने थे। ऐसा जो यहाँ के पुजारी हैं, कल उनसे जब बात हो रही थी तो उन्होंने इस बारे में बताया। इस वक्त हमारे साथ वाइस प्रेसिडेंट जो है सुनील रासने जी है। एक बात बताइए हमारे दर्शकों को कि क्या क्या तैयारियाँ आपने की गई है, किस तरीके का माहौल है? यहाँ बहुत आनंद का माहौल है, और प्रधानमंत्री पहले बार यहाँ आ रहे तो बहुत आनंद हो गया। तो यहाँ पहले आगमन होगा, आगमन के बाद वो अभिषेक करेंगे, अभिषेक पूजा करेंगे, संकल्प करेंगे। यहाँ पे जरा हमारे दर्शकों को बताएं कि कहाँ पे किस तरीके से पूजा अर्चना करेंगे। यहाँ भी बीच में बराबर गणपति के सामने उनका अभिषेक होगा। अभिषेक के बाद वो 10 मिनट का अभिषेक होगा, उसके बाद संकल्प होगा। देश के लिए वो संकल्प करेंगे, और बाद में गणेश जी के यहाँ वो आरती करेंगे, और बाद में उनका हमारे ट्रस्ट के तरफ से उनका गणेश जी का मूर्ति देके सम्मान करेंगे। तो ये जो है ये कार्यक्रम का सारांश है। यहाँ पर वो सबसे पहले जो उनका पूरा 3 जो अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, सबसे पहले वो यहाँ पे आएंगे, और इसके बाद यहाँ से जो है उनका आगे का कार्यक्रम होगा। जैसा कि हमारे सहयोगी ऋषि भी बता रहे थे कि किस तरीके का कार्यक्रम है। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको ये भी बता दूं कि पुणे में प्रधानमंत्री 2022 में भी आए थे। 2016 में जिस मेट्रो का जो 2 मार्ग का इनॉग्रेशन होना है, जिसकी आधारशिला खुद प्रधानमंत्री ने रखी थी 2016 में। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री का लगातार जो अर्बन मोबिलिटी को लेकर उनका रहा है, जो उस तरफ काम करने का जो विजन रहा है, वो आपको कहीं ना कहीं पुणे में दिखेगा, नागपुर में दिखेगा, मुंबई में जो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सरकार का प्रयास रहा है, अर्बन मोबिलिटी को किस तरीके से स्ट्रेंथन किया जाए, उसकी कई सारी बड़ी झलकियां समृद्धि महामार्ग आप ले लीजिए, पुणे मेट्रो ले लीजिए, मुंबई मेट्रो में रिसेंटली पीएम आकर गए हैं। इन सब चीज़ों को अगर आप देख लेंगे तो अर्बन मोबिलिटी को बूस्ट करने के लिए कई सारे स्टेप जो है वो महाराष्ट्र और खास करके इन अर्बन जो पॉकेट्स है यहाँ पे लिए गए, और उसी की बानगी जो है आज दिखेगी। बिल्कुल, उसकी बानगी आज दिखेगी। ऋषि कुमार भी हमारे साथ बने हुए हैं। ऋषि, हम जानते हैं, हम ये देखते हैं कि प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। प्रधानमंत्री सिर्फ शिलान्यास नहीं करते हैं बल्कि उसका उद्घाटन भी करते हैं। प्रधानमंत्री की एक सोच है कैसे कचरे को कंचन में तब्दील किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से भी अपील की कि वो कचरे से कंचन बनाएं, कूड़े से आप समृद्धि का रास्ता खोजें, और उसकी बानगी देखने को मिली आम लोगों के जरिए। किस तरह से लोगों ने कचरे से बेहद खूबसूरत उत्पाद बनाने शुरू किए, उसको अपनी समृद्धि का जरिया बनाया। और ये जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे, ये जो संयंत्र है ये अपने आप में बहुत खास है, क्योंकि बहुत बड़े कचरे को वो एक इस तरह से ऊर्जा में तब्दील करेगा जो कि समृद्धि का एक रास्ता खोलेगा। हाँ, देखिए, प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत जो अभियान था, जब हमने देखा था कि 2014 के बाद जब ये सरकार बनी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, तो उन्होंने एक मिशन देश के सामने रखा था कि हमें एक स्वच्छ भारत की ओर बढ़ना है। स्वच्छ भारत का मतलब ये था कि जिस तरीके से जो वेस्ट है या गंदगी है, उन सब का निपटारा कैसे किया जाए, और उस निपटारे के लिए जब तक हम उसके ऐसे समाधान की ओर नहीं बढ़ेंगे जो एक ऐसा सॉल्यूशन दे जिसमें कि सभी का हित हो और जो इकोनॉमी को भी आगे बढ़ाने में मददगार हो। तो इस तरीके से जो ऊर्जा का जो निर्माण अगर वेस्ट से होने लगा और या होने जा रहा है, जो हम देख रहे हैं, ये हकीकत है बेसिकली, तो ये एक बहुत बड़ी क्रांति बन सकती है इस मायने में, जबकि हमारे पास जो
वेस्ट की जो समस्या है, बल्कि पूरी दुनिया के सामने वेस्ट की समस्या है, और वेस्ट की समस्या को अगर सॉल्यूशन में कन्वर्ट किया जा रहा है तो ये बेहद महत्वपूर्ण पल है और इससे देश के विकास को एक नई दिशा मिलेगी। दूसरी बात, जिस तरीके से सबको घर देने का जो लक्ष्य रखा गया था वही आज फिर से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 1200 से 1400 के अलग अलग यूनिट जिस तरीके से दो अलग अलग संस्थाओं के द्वारा तैयार किए गए, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत और नगर निगम के तहत जो घर बनाए गए उनकी चाबी दी जा रही है। तीसरी बात, जिस तरीके से अभी हम जिक्र ही कर रहे हैं कि जो मेट्रो की जो सौगात है, ये जो पूरी की पूरी कहानी है जो देश को विकास के मार्ग पर आगे ले जाने की, और जो सरकार दावा कर रही है कि तीसरी जो विश्व की अर्थव्यवस्था अगर हमें बनना है बहुत जल्द, तो हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना होगा। साथ ही साथ हमें जो आम लोग हैं उनको मुख्य धारा में शामिल करके एक ऐसे राष्ट्र में उन्हें शामिल कराना है जिसमें एक संतुष्टि का भाव हो और जिसमें उन्हें ये लगे कि ये राष्ट्र हमारे लिए सोच रहा है। और इसी में जब उन्हें घर मिलता है तो इस बात की खुशी हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन लोगों के पास घर नहीं है, अगर उन्हें घर मिलता है और सरकार की तरफ से मिलता है तो ये जो हमारे राष्ट्र निर्माण की जो प्रक्रिया है वो बहुत मजबूत होती है। तो पूरा का पूरा अगर आज का अगर हम बात करें दिन के कार्यक्रम को प्रधानमंत्री के, तो पुणे वासियों के लिए समर्पित है। काफ़ी लंबा समय वो यहाँ पर आज बिताएंगे। जी ऋषि, ये तो खैर बात तो हो गई पूरा विकास को लेकर और जिन जिन परियोजनाओं का उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे, लेकिन ठीक है ऋषि, आपके पास में अभी कुछ देर में वापस आएंगे, लेकिन फिलहाल बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक का इस वक्त हो चुका है। आप लगातार बन रही है हमारे साथ और हमारे दर्शक भी लगातार हमारे साथ बने हुए। एक छोटे से ब्रेक। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। मुझे नहीं करना दूसरा बच्चा अभी। अरे पर क्यों नहीं करना? बच्चों के भविष्य के लिए आगे जाके बच्चा कितना होनहार होगा ये पहले 2 साल में ही तय हो जाता है, क्योंकि बच्चे का 80% मानसिक विकास इसी समय में होता है। बताओ। समझ गए। बच्चों के विकास और माँ की सेहत के लिए बच्चों में अंतर जरूरी है। तब तक हर 3 महीने में गर्भ निरोधक इंजेक्शन लगवाएं। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें नेशनल फैमिली प्लानिंग टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800116555 पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। हमारे साथ में हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आज महाराष्ट्र पुणे के दौरे पर रहेंगे, जहां पर कई कार्यक्रमों में वो शिरकत करते हुए नजर आएंगे। ऋषि, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये तो बात हो गई विकास परियोजनाओं को लेकर, लेकिन अगर राजनीति के नजरिए से देखें तो जिस मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संबोधित करेंगे प्रदेश को, वहां पर शरद पवार भी मौजूद रहेंगे। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं, क्योंकि हाल ही में महाराष्ट्र की राजनीति में कई बदलाव हमने देखे हैं पिछले दिनों। देखिए, जहाँ तक सियासत की बात करें तो सियासत तो खैर सभी जगह दिखाई देती है पूरे देश में। जिस तरीके से अलग अलग राजनीतिक दलों की बात करें, और हम जानते हैं कि लोकसभा चुनाव अब जल्द ही है, 1 साल के अंदर उसका ऐलान होके उसको संपन्न होना है। लेकिन जहाँ तक आज की बात अगर हम बात करें कि आज जो प्रधानमंत्री के साथ जो अन्य पार्टियों के जो नेता हैं वो अगर शिरकत कर रहे हैं, तो इसमें सियासत कम बल्कि इस शहर की जो संस्कृति है उस संस्कृति को हम देख सकते हैं, जो कि समावेशी है और जो कहती है कि हम सबको मिलकर एक राष्ट्र का निर्माण करना है। और तिलक द्वारा बनाई गई ये संस्था जो तिलक सम्मान प्रधानमंत्री को मिलने जा रहा है, उनकी तरफ से सभी को आमंत्रित किया गया है और उसी के तहत शरद पवार भी, जैसे कि जानकारी मिल रही है, संभवतः वो रहेंगे। और हमें जो जानकारी मिली है कल वो शहर पहुंच गए। तो ये बड़ी बात है कि जब देश के प्रधानमंत्री को कोई सम्मान मिल रहा है और देश के में जो चाहे वो पक्ष के हो या विपक्ष के हो, कोई भी दल के नेता को अगर आमंत्रित किया जा रहा है और अगर वो शामिल हो रहे हैं, तो ये पूरी की पूरी जो कवायद बताती है कि किस तरीके से शहर की एक संस्कृति है, एक परंपरा है और देश की जो राजनीतिक गरिमा है उसका भी एक यहाँ पर चित्र देखने को मिलता है कि प्रधानमंत्री अगर किसी और पार्टी से हैं और दूसरे नेता किसी और पार्टी से हैं और उनके सम्मान समारोह में वो शामिल होते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, शुभ संकेत है और सियासी जो हमारी जो डेमोक्रेटिक मैच्योरिटी है उसको बताती है। जी
तो बिल्कुल आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है पुणे वासियों के लिए। कई बेहद महत्वपूर्ण सौगातें पुणे वासियों को मिलने वाली हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बेहद सम्मान से सम्मानित किया जाएगा, जो कि देश के लिए एक सम्मान का विषय है। आप दोनों ही संवाददाताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों से इनपुट साझा करने के लिए धन्यवाद। बिल्कुल, और इसके बाद में अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं नए सवेरा में, जो है संसद के मानसून सत्र से जुड़ी। दरअसल आज मानसून सत्र में कई विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं। लोकसभा में आज दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2023 पेश होगा और इस बिल को रोकने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तमाम विपक्षी नेताओं से समर्थन भी मांगा है। ऐसे में जब सदन के पटल पर बिल को पेश किया जाएगा तो हंगामे के भी काफी आसार हैं। राजधानी दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग से संबंधित इस विधेयक में प्रशासनिक और लोकतांत्रिक संतुलन का प्रावधान है। इसके तहत नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी का गठन होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अथॉरिटी के अध्यक्ष होंगे। इसके साथ ही दिल्ली के मुख्य सचिव और प्रधान गृह सचिव इसके सदस्य होंगे। अथॉरिटी की अनुशंसा पर उपराज्यपाल फैसला करेंगे। अगर अथॉरिटी और उपराज्यपाल की राय अलग अलग होगी तो उपराज्यपाल का फैसला ही अंतिम फैसला माना जाएगा। तो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन विधेयक 2023 के साथ ही लोकसभा में आज जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण विधेयक 2023 भी पेश होगा। तो वहीं अपतट क्षेत्र खनिज संशोधन विधेयक 2023 भी आज पेश किया जाएगा। इसके अलावा संविधान आदेश संशोधन विधेयक 2023 भी सदन के पटल पर रखा जाएगा। वहीं उच्च सदन यानी कि राज्यसभा में आज अधिवक्ता विधेयक 2023 पेश किया जाएगा। साथ ही प्रेस और पत्रिका पंजीकरण विधेयक 2023 भी पेश होगा। इसके अलावा जैव विविधता विधेयक 2023 भी सदन के पटल पर रखा जाएगा। वहीं वन संशोधन विधेयक 2023 भी पेश होगा। बहुराज्य सहकारी सोसाइटी विधेयक 2023 भी राज्यसभा के पटल पर आज रखा जाएगा। और इसके पहले संसद में कल भी विपक्ष का हंगामा हमें देखने को मिला, जहां संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बार बार बाधित होती रही। राज्यसभा सभापति ने मणिपुर मुद्दे पर चर्चा कराए जाने की जानकारी विपक्ष को दी, लेकिन हंगामा फिर भी नहीं थमा। लगभग 20 सांसदों ने नियम 176 के तहत मणिपुर पर अल्पकालिक चर्चा कराए जाने की मांग की थी, लेकिन विपक्ष इस पर भी तैयार नहीं हुआ। नेता सदन पीयूष गोयल ने कहा कि विपक्ष चर्चा से भाग रहा है, उन्हें आखिरकार किस बात का डर है। तो वहीं दूसरी तरफ लोकसभा में भी शोर शराबे के बीच कुछ विधायी कामकाज हो सका और चलचित्र संशोधन विधेयक 2023 को संक्षिप्त चर्चा के बाद पारित कर दिया। राज्यसभा इसे हालांकि पहले ही पारित कर चुकी है। और इसी पर ताजा अपडेट देने के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता कुमार आलोक इस वक्त जुड़ रहे हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। कुमार आलोक, अगर कल का दिन देखा जाए तो लोकसभा में थोड़ा बहुत कामकाज जरूर हो पाया है, लेकिन राज्यसभा में और लोकसभा दोनों की ही कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। फिलहाल आज की क्या कुछ उम्मीदें, क्योंकि आज भी कई सारे ऐसे विधेयक हैं जो आज सदन के पटल पर रखे जाएंगे? देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग दिल्ली सेवा बिल को लेकर के है, जब गृह मंत्री अमित शाह इसे लोकसभा में पेश करेंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि एक तरफ से अरविंद केजरीवाल इस मसले को लेकर के पूरे विपक्ष के साथ उन्होंने इस बिल के खिलाफ मतदान करने, खासकर राज्यसभा में। लोकसभा में तो सरकार के लिए कोई समस्या नहीं है और राज्यसभा में भी सरकार के पास पर्याप्त बहुमत है। तो अब देखना होगा कि जब बिल ये पेश किया जाएगा वहां पर लोकसभा में, तो विपक्षी दलों की क्या प्रतिक्रिया होती है। दूसरी चीज, जो मणिपुर को लेकर के जो चल रहा है, जो लगातार जो सरकार और विपक्ष के बीच जो गतिरोध है, उसको देखना होगा कि आज लोकसभा में ये भी सूत्रों के द्वारा से मालूम हो रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए कहीं लोकसभा अध्यक्ष अनुमति दे दें आज, तो लोकसभा ये अविश्वास प्रस्ताव पर भी चर्चा शुरू हो जाएगी। दूसरी चीज जो मणिपुर को लेकर के है, खासकर जो विपक्षी दल के जो नेता गए थे वहां पर मणिपुर में, और वहां पर उन्होंने वहां दौरा किया और वहां के लोगों से उन्होंने बातचीत की, और उसके बाद से लगातार वो कह रहे हैं कि मणिपुर की हालत गंभीर है और इस पर तुरंत चर्चा होनी चाहिए। सरकार लगातार कह रही है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं,
पीयूष गोयल जो राज्यसभा में नेता सदन के नेता हैं, वो लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं। यहां तक कि उन्होंने कहा कि आप आइए, हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष 176 और 267 के बीच में फंसा हुआ है। 176 के तहत अल्पकालीन चर्चा होती है, लेकिन उसकी समय सीमा को बढ़ाई जा सकती है। अगर वो अल्पकालीन चर्चा है तो उसको दीर्घकालीन में बदला जा सकता है। लेकिन सरकार, एक बार तो विपक्ष उस पर चर्चा के लिए तैयार हो, लेकिन वहां पर भी विपक्ष तैयार होता नहीं दिख रहा है। दूसरा, लोकसभा की अगर हम बात करें तो वहां भी 193 के तहत सरकार चर्चा कराने के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष ने अपना एक अलग रणनीतिक फैसला लिया और उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लाया सरकार के खिलाफ, नो कॉन्फिडेंस मोशन। ये दुनिया जानती है, ये पूरा हिंदुस्तान जानता है, पूरा वर्ल्ड जानता है कि लोकसभा में जो बहुमत है, सरकार के पास जो इतना पर्याप्त बहुमत है कि आपके नो कॉन्फिडेंस मोशन का कोई महत्व नहीं रह जाता है। लेकिन इसके बावजूद सिर्फ इसलिए लाया गया अविश्वास प्रस्ताव कि प्रधानमंत्री को जवाब देना होता है अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। तो आप देखना होगा कि आज जब संसद के सत्र की शुरुआत होगी तो वहां पर क्या विपक्ष का रवैया रहता है और क्या अविश्वास प्रस्ताव पर आज चर्चा शुरू हो जाएगी, ये देखने वाली विषय होगी। तो बिल्कुल आज लोकसभा में दिल्ली अध्यादेश विधेयक पेश होगा और कह सकते हैं कृतिका के आम आदमी पार्टी के लिए ये आर या पार की स्थिति होगी। और भी कई विधायी कार्य हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत धन्यवाद कुमार आलोक हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों से ये इनपुट साझा करने के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पर खबरों का सफर जारी है। आप देखते रहिए नया सवेरा। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। नया सवेरा में रुक करते हैं और अन्य खबरों का। जी हां, बात करते हैं आगामी लोकसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ गठबंधन एनडीए के सांसदों की बैठकें कल से शुरू हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड और ब्रिज क्षेत्र के एनडीए सांसदों के साथ बैठकें की। बैठक में कुल 46 सांसदों ने हिस्सा लिया। बैठक में 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव और उसकी तैयारियों पर चर्चा हुई। बैठक में इन क्षेत्रों के सांसदों के अलावा भाजपा प्रमुख जगत प्रकाश नड्डा और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी शामिल थे। बैठक में इन सांसदों को अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों तक पहुंचने और उन्हें केंद्र सरकार की उपलब्धियों से अवगत कराने के लिए कहा गया। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए के सांसदों के समूहों के साथ होने वाली बैठकों की श्रृंखला की पहली बैठक थी। वहीं कल दूसरी बैठक संसद स्थित एनेक्सी बिल्डिंग में हुई। इस ग्रुप में ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड के एनडीए सांसदों ने हिस्सा लिया। इसमें पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन पिछले 25 वर्षों से देश की सेवा में लगा है और 25 वर्षों से देश के अंदर लगातार विकास के लिए, लगातार देश के अंदर सकारात्मक परिवर्तन आए उसके लिए लगा और आज 25 वर्ष पूरे होने पे ये कार्यक्रम हुआ। 25 वर्षों में देश के विकास में एनडीए की सबसे बड़ी भूमिका है। प्रधानमंत्री जी ने एनडीए की आज 25 वर्ष पूरे होने पर ये बैठक की। और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अब राजस्थान की, जहां कानून व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं। भीलवाड़ा में एक छात्रा के साथ अभद्रता के बाद काफी बवाल हुआ और इसी बीच बीजेपी ने फिर से गहलोत सरकार पर हमला बोला और कहा कि 24 घंटे के अंदर राजस्थान में कानून व्यवस्था से जुड़ी 21 घटनाएं हुई। पार्टी ने प्रदेश में जंगल राज का आरोप लगाया। राज्य में जारी बीजेपी के नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत बिगड़ती कानून व्यवस्था सहित विभिन्न मुद्दों पर गहलोत सरकार के विरोध में राजस्थान सचिवालय का घेराव बीजेपी करेगी, जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता शामिल होंगे। राजस्थान में महिलाओं पे अत्याचार नंबर 1 पे है। बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। दलितों पे अत्याचार नंबर 1 पे है तो कहीं राजस्थान में है। और बेरोजगारी नंबर 1 पे है तो वह राजस्थान प्रदेश है। राजस्थान में जंगल राज है, कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है। और जयपुर से मुरारी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुप्रभात मुरारी,
कह सकते हैं राजस्थान में की जो कानून व्यवस्था है एक बार फिर से सवालों के घेरे में खड़ी हो गई है, क्योंकि चाहे आप दलित अत्याचार देखें, भ्रष्टाचार देखें, महिलाओं के साथ आप जिस तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है, और उन सबको लेकर कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं फेल होती हुई नजर आ रही है, उस पर कोई एक्शन होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। तो ऐसे में राजस्थान में बीजेपी ने उसे घेरने का पूरा प्लान बनाया हुआ है और नहीं सहेगा राजस्थान, उसी की एक वानगी प्रस्तुत करता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल। पिछले 5-6 महीनों की अगर बात करें तो जिस तरह राजस्थान में दलित अत्याचार की बात करें, महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहा है उसकी बात करें, पेपर लीक की बात करें, इस पर लगातार भारतीय जनता पार्टी जो गहलोत सरकार को है लगातार घेर रही है। और इससे निश्चित रूप से जो गहलोत सरकार है बैकफुट पर भी है। आज एक महा जो गया होने वाला है नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत, इसमें भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय जयपुर में है। वहां पर 1 लाख लोगों से ज्यादा कार्यकर्ताओं के लोगों के जो है इकट्ठा होने की उसमें संभावना है। इसको लेकर कल जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी उन्होंने और प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया कि जिस तरह पिछले 4-5 महीनों में महिला अत्याचार, पेपर लीक, भ्रष्टाचार के मामले बढ़ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं जनता त्रस्त है और उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। पिछले सीकर में भी जो सभा हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उसमें भी मोदी जी ने प्रधानमंत्री ने गहलोत सरकार पर आरोप लगाए थे कि किस तरह राजस्थान में महिला दुष्कर्म और भ्रष्टाचार के मामले बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा बीजेपी इस अभियान के माध्यम से उठा रही है और गहलोत सरकार को इसमें घेरने का प्रयास कर रही है। इसमें इसके साथ साथ मुख्यालय पर जो प्रदर्शन होगा उसके बाद सचिवालय को घेराव के लिए पार्टी कार्यकर्ता आगे बढ़ेंगे। हालांकि इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और जगह जगह पूरी पुलिस के जवान यहाँ पर लगे हुए हैं। देखने वाली बात ये होगी कि किस तरह ये जो जनसभा होने वाली है बीजेपी की, उसमें एक मुद्दे उठाए जाएंगे भारतीय जनता पार्टी की ओर से। बिल्कुल, शुक्रिया मुरारी तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अन्य खबरों का रुख करते हैं। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने केरल में प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सबसे पुराने एवं सबसे बड़े हथियार एवं शारीरिक प्रशिक्षण केंद्रों में से एक को कुर्क कर लिया है। ये पीएफआई का 6ठा हथियार प्रशिक्षण केंद्र है जिसे कुर्क किया गया है। गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम के प्रावधानों के तहत केरल में जब्त की जाने वाली संगठन की ये 18वीं संपत्ति है। एनआईए ने 17 मार्च को दर्ज मामले में पीएफआई संगठन समेत 59 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था और इस मामले में जारी जांच के तहत एनआईए ने अब 10 हेक्टेयर में फैले इस प्रशिक्षण केंद्र को कुर्क कर लिया है। केरल के मंजेरी में स्थित ग्रीन वैली एकेडमी का प्रबंधन ग्रीन वैली फाउंडेशन कर रही थी और इसका उपयोग राष्ट्रीय विकास मोर्चा के कैडर करते थे। बाद में इसका उपयोग पीएफआई करने लगे, फिर पीएफआई में ग्रीन वैली एकेडमी का भी विलय हो गया। और आपको बता दें कि महाराष्ट्र में ठाणे के शाहपुर के पास आज सुबह एक बड़ा हादसा हो गया है। यहां पर गर्डर लॉन्चिंग मशीन गिरने से 16 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि मरने वालों का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है, क्योंकि मलबे में कुछ और लोग भी दबे हुए हैं जिन्हें निकालने के लिए कई रेस्क्यू टीमें काम कर रही हैं। बताया जा रहा है कि समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे के तीसरे चरण के निर्माण के दौरान गर्डर मशीन 100 फीट से नीचे गिर गई थी और ये बड़ा हादसा हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए महाराष्ट्र के ठाणे में हुए हादसे पर दुख जताया है। मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए प्रत्येक मृतक के परिजनों को PMNRF से 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की है। वहीं इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 को पृथ्वी की कक्षा में भेजा है और इसरो ने बताया कि चंद्रयान 3 ने पृथ्वी की परिक्रमा पूरी कर ली है और इसे ट्रांसलूनर कक्षा में स्थापित कर दिया गया। अब 5 अगस्त को ये चंद्रमा की कक्षा में पहुंचेगा और 23 अगस्त को चंद्रमा पर लैंड करेगा। ट्रांसलूनर इंजेक्शन के लिए बेंगलुरु में मौजूद इसरो के हेडक्वार्टर से वैज्ञानिकों ने चंद्रयान का इंजन कुछ देर के लिए चालू भी किया। इंजन फायरिंग तब की गई जब चंद्रयान पृथ्वी से 236 किलोमीटर की दूरी पर था। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि वो 5 अगस्त 2023 को लूनर ऑर्बिट
इंसर्शन प्रक्रिया को अंजाम देगी। चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान को भारत के हैवी लिफ्ट रॉकेट LVM-3 द्वारा कॉपीबुक शैली में 14 जुलाई 2023 को कक्षा में स्थापित किया गया था। चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान में एक प्रणोदन मॉड्यूल, एक लैंडर और एक रोवर शामिल है। मिशन का मुख्य उद्देश्य लैंडर को चंद्रमा की धरती पर सुरक्षित लैंड कराना है। प्रखर विचारक, स्वराज के प्रणेता एवं सुप्रसिद्ध समाज सुधारक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की आज पुण्यतिथि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि मैं लोकमान्य तिलक को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं आज पुणे में रहूंगा, जहां मैं लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार ग्रहण करूंगा। मैं वास्तव में आभारी हूं कि मुझे इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो हमारे इतिहास के ऐसे महान व्यक्तित्व के काम से करीबी से जुड़ा हुआ है। और नया सवेरा में खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी है, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए नया सवेरा के साथ। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। खरीफ फसल के लिए बीमा पंजीकरण शुरू हो चुका है, शीघ्र पंजीकरण कराएं। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। नया सवेरा देख रहे हैं आप, और चलिए अब बात कर लेते हैं G20 की फटाफट अंदाज में। गुजरात के गांधीनगर में आज G20 सशक्तिकरण शिखर सम्मेलन का होगा आगाज। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी करेंगी उद्घाटन। महिलाओं के नेतृत्व में विकास सुनिश्चित करने पर होगा मंथन। गांधीनगर में G20 सशक्तिकरण शिखर सम्मेलन में G20 के सदस्य देशों, निमंत्रित अतिथि देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ साथ बहुत से वैश्विक विशेषज्ञ, नीति निर्माता और अन्य हितधारक भी लेंगे हिस्सा। फरवरी और अप्रैल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय स्तर की 2 बैठकों के नतीजे एम्पावर विज्ञप्ति में होंगे परिलक्षित। शिखर सम्मेलन में सत्रों की एक श्रृंखला होगी, जिसमें प्रत्येक सत्र महिला सशक्तिकरण के विभिन्न पहलुओं पर होगा केंद्रित। मैसूरू में जारी G20 शिखर सम्मेलन का आज दूसरा दिन। पहले दिन सत्र में आज विकास के लिए प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास और नियामक निश्चितता विषय पर होगी चर्चा। साथ ही साथ पर्यावरण के लिए जीवन शैली, सतत विकास के लिए एक नया प्रतिमान विषय पर भी चर्चा होगी। वहीं दूसरे सत्र के दौरान वित्तीय प्रशासन सुधारों जैसे विषयों पर भी होगा विचार विमर्श। और अब देखते हैं देश से जुड़ी कुछ और अन्य खबरें, लेकिन फटाफट अंदाज में। हरियाणा मेवात क्षेत्र में धार्मिक यात्रा को लेकर 2 समुदायों के बीच हुई हिंसा में 2 होमगार्ड की मौत हो गई। हिंसा के बाद नूंह में इंटरनेट सर्विस को सस्पेंड कर दिया गया है। एहतियात के तौर पर गुरुग्राम और फरीदाबाद में आज स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर सहित सभी शैक्षणिक संस्थान बंद हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज कुल्लू मनाली में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बड़ागढ़ रिसोर्ट में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों के साथ बाढ़ के नुकसान को लेकर बैठक भी करेंगे।
जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी फंडिंग मामले में एनआईए और काउंटर इंटेलिजेंस ऑफ कश्मीर ने छापे मारे हैं। ये छापे पुलवामा जिले में कई जगहों पर मारे गए हैं। आतंकी फंडिंग मामले में एनआईए जम्मू कश्मीर में लगातार कार्रवाई कर रही है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण आज से बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे पर गैर मोटर चालित वाहन, दोपहिया वाहन, ऑटो रिक्शा सहित अन्य धीमी गति से चलने वाले वाहनों पर प्रतिबंध लगाएगा। कर्नाटक सरकार ने राज्य के डेयरी ब्रांड नंदिनी दूध के दाम में 3 रुपए बढ़ाने का फैसला किया है। कर्नाटक में दूध उत्पादकों की मांग को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। वहीं मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 48 घंटों में पूर्वी और मध्य पूर्व भारत में तेज से बहुत तेज बारिश जारी रहेगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, कर्नाटक, झारखंड और सिक्किम में तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम कार्यालय ने अगले 5 दिनों के दौरान कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया। और अब देखेंगे दुनिया भर की कुछ खास खबरें। मॉस्को में हुए ड्रोन हमले के जवाब में यूक्रेन के क्रीवी रीह शहर पर मिसाइल हमले में 6 लोगों की मौत हो गई है। इस हमले में 75 लोग घायल हुए हैं। मृतकों में 10 साल की एक बच्ची भी शामिल है। ये हमले यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के गृह नगर क्रीवी रीह पर हुए हैं। नाइजर में तख्तापलट के बाद सत्ता में आए नेताओं ने आरोप लगाया है कि अब्दस्त सरकार ने राष्ट्रपति मोहम्मद बजोम को मुक्त करने के लिए फ्रांस को राष्ट्रपति भवन पर हमला करने के लिए अधिकृत किया था। कर्नल अमादो अब्दुर्रमाने ने ये दावे सरकारी टेलीविजन पर किए और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे विदेश मंत्री हसौमी मसूदो ने इस तरह की स्वीकृति पर हस्ताक्षर किए थे। अमेरिका ने उत्तर कोरिया और रूस को लेकर कड़ी चेतावनी दी। अमेरिका ने कहा कि वो आवश्यकता पड़ने पर उत्तर कोरिया और रूस पर प्रतिबंध लगाने में संकोच नहीं करेगा। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि अमेरिका ने पहले भी विभिन्न गतिविधियों के लिए उत्तर कोरिया पर कई प्रतिबंध लगाए हैं। साथ साथ रूस की सहायता करने के लिए दुनिया भर में कई संस्थाओं और व्यक्तियों पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। जॉर्जिया के एक न्यायाधीश ने 2020 के अमेरिकी चुनाव में अवैध रूप से हस्तक्षेप करने की जांच को रद्द करने की पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मांग को खारिज कर दिया है। ये फैसला ऐसे समय में आया जब इस मामले में जल्द ही आपराधिक आरोप दायर किया जाना है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हुए आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ने ले ली है। इस हमले में 54 लोगों की मौत हो गई थी। ये आत्मघाती बम धमाका एक रैली के दौरान हुआ था जिसमें भारी संख्या में लोग हताहत हुए। इस्लामिक स्टेट की एक अफगान शाखा ने सोमवार को पाकिस्तान में एक आत्मघाती बम विस्फोट की जिम्मेदारी ली। अमेरिका के एरिजोना राज्य की राजधानी फिनिक्स में पहली बार पारा 110 डिग्री से कम रहने की उम्मीद है। फिनिक्स में रिकॉर्ड बारिश होने के कारण एक महीने में ये पहली बार होगा जब पारा 110 डिग्री से कम होगा। अधिकतम तापमान का ऐतिहासिक रिकॉर्ड 30 जून को शुरू हुआ था। और अब बात कारोबार की। आयकर विभाग ने कहा है कि अभी तक 6.5 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न भरे गए हैं। कल शाम 6 बजे तक 36,91,000 रिटर्न भरे गए। आयकर विभाग ने बताया है कि कल ई फाइलिंग पोर्टल पर 1 करोड़ 78 लाख लॉग इन किए गए। आयकर विभाग ने एक ट्वीट करके 6 करोड़ 50 लाख रिटर्न दाखिल करने की उपलब्धि हासिल करने पर करदाताओं और इससे जुड़े पेशेवर कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त किया। विभाग ने उन सभी लोगों से मूल्यांकन वर्ष 2023-24 के लिए रिटर्न भरने की अपील की है जिन्होंने अभी तक ये काम पूरा नहीं किया है।
प्रमुख उद्योग क्षेत्र में इस वर्ष जून में 8.2% की वृद्धि हुई है। देश में 8 प्रमुख उद्योगों के संयुक्त सूचकांक में पिछले वर्ष जून की तुलना में इस साल जून में अस्थायी रूप से 8.2% की वृद्धि हुई है। इस साल जून में स्टील, कोयला, सीमेंट, रिफाइनरी उत्पाद, प्राकृतिक गैस, उर्वरक और बिजली का उत्पादन पिछले वर्ष इसी अवधि के मुकाबले बढ़ा है। शेयर बाजार में कल सुबह से ही तेजी देखने को मिली थी। बाजार उछाल के साथ हरे निशान पर बंद हुआ था। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में बढ़त देखने को मिली थी। आज भी एक्सपर्ट्स ने बाजार में तेजी जारी रहने की संभावना जताई। आज कई शेयरों में देखने को मिल सकती है तेजी। और अब खबरें खेल जगत से। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की ओडीआई सीरीज का तीसरा वनडे मैच आज त्रिनिदाद में खेला जाएगा। सीरीज फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है। ऐसे में ये मैच निर्णायक साबित होगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आयरलैंड दौरे के लिए T20 टीम की घोषणा कर दी है। चोट के बाद वापसी कर रहे जसप्रीत बुमराह को टीम का कप्तान बनाया गया है। एशेज सीरीज के 5वें और आखिरी टेस्ट में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। 384 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम 334 रन ही बना पाई और मैच 49 रन से हार गई। इसके साथ ही 5 मैचों की सीरीज 2-2 से बराबरी पर छूट गई। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत आज से शुरू हुए ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन के जरिए अपने खराब फॉर्म को खत्म करने के इरादे से कोर्ट पर उतरेंगे। पहले दौर में सिंधु का सामना हमवतन अश्मिता चालिहा से होगा। पुरुष एकल में किदाम्बी श्रीकांत का भी हालिया प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। उन्होंने जापान ओपन में चीनी ताइपे के चोऊ तिएन चेन को हराया, लेकिन भारत के ही एचएस प्रणॉय से हार गए थे। ऑस्ट्रेलिया ओपन में श्रीकांत का पहला दौर में सामना जापान के केंटा निशिमोतो से होगा। भारत के लिए इस सत्र में एचएस प्रणॉय, लक्ष्य सेन ने पुरुष एकल में अच्छा प्रदर्शन किया। प्रणॉय और लक्ष्य सेन ने भी इस सत्र में खिताब जीते। प्रणॉय 3 क्वार्टर फाइनल में पहुंचे और मलेशिया मास्टर्स सुपर 500 खिताब जीता। प्रणॉय का सामना हांगकांग के ली चियुक यू से होगा। युवा लक्ष्य सेन ने इस सप्ताह दुनिया के 9वें नंबर के खिलाड़ी जोनाथन क्रिस्टी को कड़ी टक्कर दी। पहले दौर में लक्ष्य का सामना भारत के ही किरण जॉर्ज से होगा। और अब खबरें ग्लैमर वर्ल्ड से। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान की आने वाली फिल्म जवान का पहला गाना जिंदा बंदा रिलीज हो गया है। गाने को हिंदी के साथ तमिल और तेलुगु में भी रिलीज किया गया है। भोजपुरी सिनेमा के जाने माने अभिनेता यश कुमार की आने वाली फिल्म अपहरण का टीजर रिलीज हो गया है। टीजर के बाद फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच में काफी एक्साइटमेंट बढ़ गई है। मेड इन हेवन सीरीज 2 सीरीज का ट्रेलर आज लॉन्च किया जाएगा। जोया अख्तर ने सीरीज के दूसरे पार्ट के ट्रेलर लॉन्च की जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की है। अभिनेत्री शबाना आजमी इस साल इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगी। बता दें कि इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न देश के बाहर भारतीय सिनेमा का एक बड़ा वार्षिक उत्सव है। फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को सिनेमा घरों में प्यार देने के लिए आलिया भट्ट ने इंस्टाग्राम पर अपने सभी फैंस को धन्यवाद किया है। आलिया ने रणवीर सिंह और फिल्म के डायरेक्टर करण जौहर के साथ फोटो भी शेयर किया। बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त की आने वाली फिल्म तमिल फिल्म लियो से उनका लुक रिलीज हो गया है। तमिल एक्शन थ्रिलर फिल्म लियो में संजय दत्त अहम किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। संजय का ये लुक उनके फैंस खासा पसंद कर रहे हैं। और अब बात करेंगे एक खूबसूरत पहल की।
मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने नीम नदी के बारे में जिक्र करते हुए कहा था कि उत्तर प्रदेश के हापुड़ में लोगों ने मिलकर नीम नदी को फिर से पुनर्जीवित किया है। यहाँ काफी समय पहले नीम नाम की एक नदी विलुप्त हो गई थी, लेकिन स्थानीय लोगों ने उसे हमेशा याद करता था। जब हापुड़ के लोगों ने नीम नदी को फिर से पुनर्जीवित किया है, नीम नदी को उसके उद्गम स्थल पर पुनर्जीवित करने के पुनीत कार्य का बीड़ा नीर फाउंडेशन ने उठाया और प्रकृति और पर्यावरण की अनूठी धरोहर नदियों को संरक्षित करने का प्रयास किया। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में लोगों की मेहनत से नीम नदी एक बार फिर से कल कल बहने लगी है। जी हाँ, यहाँ काफी समय पहले नीम नाम की एक नदी हुआ करती थी। समय के साथ साथ वो विलुप्त होती चली गई, लेकिन स्थानीय स्मृतियों और जनकथाओं में उसे हमेशा याद किया जाता रहा। फिर हापुड़ के लोगों ने अपनी इस प्राकृतिक धरोहर को फिर से सजीव करने की ठानी और लोगों के सामूहिक प्रयास से ये कार्य शुरू किया गया। नदी के उद्गम स्थल को अमृत सरोवर के तौर पर भी विकसित किया जा रहा है। ग्रामीणों की इसी मेहनत को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात के 102वें एपिसोड में इस विलुप्त हुई नीम नदी को पुनर्जीवित किए जाने का जिक्र किया था। नीम नदी के उद्गम स्थल और उसके पुनर्जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नीर फाउंडेशन के रमनकांत त्यागी ने इस पर खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि मोदी जी ने अपने मन की बात में नीम नदी के पुनर्जीवित होने की बात कही है, जिससे हम लोगों की मेहनत सफल हो गई है। ये काम लगभग 3 वर्ष में पूरा हुआ और इसमें ये पूरा सामूहिक काम था। समाज और सरकार के प्रयास से, सामूहिक प्रयास से हुआ। तो समाज का इसमें बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि बिना समाज के योगदान के संभव ही नहीं था। और जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका जिक्र किया तो सबसे ज़्यादा खुश हापुड़ का समुदाय ही हुआ कि एक हमारी मेहनत सफल हुई। और उसमें प्रशासन का भी योगदान था, प्रशासन को भी अच्छा लगा। बाकी जो भी लोग इस काम से जुड़े हुए थे सबको बहुत प्रोत्साहन मिला। दरअसल हापुड़ की नीम नदी यूपी के 3 जिलों से होकर बहती है। इसका उद्गम हापुड़ जिले के दतियाना गांव में है। ये एक ऐतिहासिक गांव है। बताया जाता है कि ये ऋषि दत्तात्रेय की तपोस्थली रही है। उन्हीं के नाम पर गांव का नाम दतियाना पड़ा है। ये नदी दतियाना से रजवाहा होते हुए साइफन घास के जरिए रजवाहा को पार करती है, जो हापुड़ जिले के 14 गांवों से होकर गुजरते हुए बुलंदशहर जिले में पहुंच जाती है। हापुड़ में इसकी लंबाई 14.2 किलोमीटर है और 134 किलोमीटर बुलंदशहर में, 40 किलोमीटर अलीगढ़ में है। अलीगढ़ में पहुंचने के बाद ये काली नदी में जाकर मिलती है, जो बाद में गंगा में जाकर विलय हो जाती है। ये एक ऐसी नदी है जिसमें 0% प्रदूषण है और ये काली नदी की सहायक नदी होने के कारण उसके प्रदूषण को कम करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निश्चित ही ग्रामीणों के ऐसे हौसले और जज्बे की जितनी सराहना की जाए वो कम है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए हापुड़ से रविंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं आपकी और हमारी सेहत की। तो हम जानते हैं कि मानसून के सीजन में लगातार बारिश होती रहती है और इन दिनों लोगों के लिए ये परेशानी का सबब भी कई बार बन जाती है। बरसात के इस मौसम में कई सारी बीमारियों और संक्रमणों का खतरा भी बढ़ता जाता है और इन दिनों देश के अलग अलग हिस्सों से लगातार आई फ्लू की खबरें आ रही हैं। बड़ों से ज्यादा बच्चों में आई फ्लू के संक्रमण का खतरा है। आई फ्लू तेजी से फैलता है, लेकिन बचाव से कुछ उपाय अपनाकर इससे बचा जा सकता है। तो क्या कुछ उपाय हो सकते हैं, आपको बताते हैं। लगातार हो रही बारिश और उमस वाले मौसम के कारण पिछले कुछ दिनों से देश में आई फ्लू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बदलते मौसम से आई फ्लू के दस्तक ने बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को अपने चपेट में ले लिया है। दिल्ली से लेकर देश के कई दूसरे राज्यों में भी आई फ्लू के केस सामने आ रहे हैं। हमने देखा है कि जब रेनी सीजन होता है, जब ह्यूमिडिटी कंडीशन बढ़ जाती हैं, ऊपर से इस बार फ्लड्स भी बहुत हो गए, तो देयर इज मोर वाटर एवरीवेयर। तो जहाँ ह्यूमिडिटी और वाटर है वहाँ पर ये वायरस बहुत पनपता है और आपकी आंखों को इन्फेक्ट करता है।
अगर कोई मरीज इस फ्लू के चपेट में आ गया है तो उसकी आंखों में कई तरह की परेशानी होने लगती है। आई फ्लू के लक्षण हैं आंखें लाल होना, पलकों का चिपकना, आंखों से पानी बहना, आंखों में सूजन, आंखों में जलन। द गुड पार्ट इज ये एक सेल्फ लिमिटिंग चीज़ है, 5 से 7-10 दिन में ठीक हो जाती है। तो ट्रांसमिशन कैसे रुकती है? अगर हम क्राउडेड प्लेसेस में ना जाएं और अगर किसी को हो गया है तो वो अपने आप को आइसोलेटेड रखे। ये देखने से एक दूसरे को नहीं होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि कोई कंजक्टिविटिस का पेशेंट हमें देखेगा तो हमें हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। इसमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट भी मैंने अपनी आँख वाली हैंडल छुआ, आपने वो हैंडल छुआ और अपनी आँख मल दी, तो ये ऐसे ट्रांसमिशन हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति को आई फ्लू हो जाता है तो सबसे पहले उन्हें आइसोलेट कर देना चाहिए ताकि यह वायरस घर के अन्य सदस्यों में ना फैले। आई फ्लू से बचने के लिए हाथ की स्वच्छता रखें, हाथ साबुन से धोएं, आंख पोंछते समय टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें, आंखों के संपर्क में आने वाले रुमाल या किसी भी वस्तु को नियमित रूप से साफ करें, आंखों को छूने से बचे, चश्मा पहनकर घर से निकले, संक्रमित व्यक्ति के रुमाल या गमछे के इस्तेमाल से बचना चाहिए। अपना जो आंख है बार बार धोएं साफ पानी से और अपने हाथ भी साफ रखें, चाहे आपको दिन में 10-15 बारी भी हाथ धोने पड़े तो आप धोएं, ठीक है। और साथ में अगर कोई हो गया है, किसी को हो गया है तो उसका रूम अलग रखें, उसका पिलो अलग रखें, उसका टॉवल अलग रखें, उसके कपड़े अलग धोएं, तो ऐसे ट्रांसमिशन रुक सकता है। एम्स के नेत्र विभाग की इमरजेंसी में हर दिन 100 से ज्यादा आई फ्लू के मामले सामने आ रहे हैं। आई फ्लू 5 से 10 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है, जरूरत है सावधानी बरतने की। नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। और चलिए नया सवेरा में अब बात करते हैं मौसम की। तो नया सवेरा में इसके इस अंक में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको लिए चलते हैं जर्मनी में एक सफेद बाघ की अटखेलियां आपको दिखाते हैं जिसने हर किसी का मन मोह लिया है। तो आप उठाइए इन तस्वीरों का लुत्फ और हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।